हरिपुर गांव राजमहल से बस कुछ कोस दूर, लेकिन किस्मत से मीलों दूर। यहाँ की मिट्टी में मेहनत की खुशबू थी, मगर पेट में अक्सर भूख बसती थी। यही गांव जहाँ हर किसान अपनी हड्डियों से फसल उगाता और अपनी हंसी से तकदीर को बहलाता। इसी गांव के एक कोने में मिट्टी की दीवारों से बनी झोपड़ी में गौरी रहती थी, किसान रामदीन की बेटी, लक्ष्मी की लाडली। उसके चेहरे पर खेत की धूप पिघलती थी और आंखों में बादल छिपे रहते थे, सपनों के बादल जो किसी राजा की छत से भी ऊंचे थे। थी तो वो एक गरीब घर की लड़की, लेकिन उसकी सुंदरता किसी महारानी से कम नहीं थी। गौरी, ओ गौरी, कब तक सोएगी? सूरज सिर चढ़ गया। खेत में पानी देना है, गाय को खोलना है, या मैं ही करूं सब? लक्ष्मी की आवाज में प्यार कम और फिक्र ज्यादा थी। वह जानती थी उसकी बेटी सपने देखती है, लेकिन सपनों से चूल्हा नहीं जलता। माँ, बस 2 पल और। सपने में देख रही थी राजा वीरसेन खुद हमारे खेत में नांगर चला रहा है। कह रहा है, गौरी तुम बस आराम करो। हे शिव शंकर, राजा खेत जोतेगा और तू रानी बन के पंखा झलेगी। उठ जा मेरी महारानी। गौरी हंसते हुए उठ बैठी। उसके होठों पर वो हंसी थी जो पेट खाली रहने पर भी आंखों को रोशन रखती है। उसने झोपड़ी के कोने में रखा मटका उठाया और बाहर निकल आई। माँ, मैं हूं ना। देखना, एक दिन हमारे खेत भी ऐसे लहराएंगे कि राजा खुद देखेगा और कहेगा, किसान से बड़ा कोई नहीं। बेटी की बातों में आग है, बस कहीं ये आग उसे जला न दे। गौरी अपने आंगन की मिट्टी पर नंगे पांव चलती थी, मगर उसके पांव के निशान में हौसले की लकीरें बनती थी। कोई नहीं जानता था इस गांव की इस लड़की का सपना कल राजा की नींद उड़ा देगा। उस सुबह हरिपुर में सूरज निकला तो था, लेकिन असली रोशनी गौरी के इरादों से फैली थी। गौरी ने मटका रखा और घर के बाहर आंगन की मिट्टी पर पांव पसारे। आंगन से दूर पहाड़ी पर महादेव का मंदिर था। वही मंदिर जहां उसकी माँ अक्सर कहती, वहां जो मांगोगी मिलेगा। लेकिन गौरी के मन में मांगने से ज्यादा कहने की चाह थी। कभी कभी उसे लगता, उस पत्थर के शिवलिंग से बात कर लेना सबसे बड़ी ताकत दे देता है। माँ कहती है, भगवान सब सुनते हैं, पर ये भूख, ये कर, ये राजा की हुकूमत, ये सब कब समझेंगे वो? उसका दिल भरा था, आंखें गीली। पगडंडी पर पांव रखती तो हर कदम उसके मन का बोझ हल्का करता। रास्ते में चिड़ियों की चहचहाहट भी उसे रोक न सकी। गांव की बूढ़ी दादी मिली। ओ गौरी, इतनी सुबह मंदिर, कोई खास अरमान लेके जा रही है क्या बेटी? दादी, अरमान नहीं, बस सवाल है। देखना, आज महादेव से जवाब लिए बिना लौटूंगी नहीं। ठीक है बेटी, आराम से जाना, पहाड़ों के रास्ते पर फिसलन होती है। गौरी अब मंदिर के रास्ते पर थी, गांव से दूर, अपनी छोटी सी दुनिया से बाहर। उसके मन में अब भी डर था कि ये राजा का सिपाही कहीं कर वसूली के नाम पर कुछ बिगाड़ न कर दे। लेकिन उसके भीतर की आवाज कह रही थी, डर मत, पूछ ले। गौरी मंदिर की तरफ बढ़ रही थी, पर हर कदम उसके भीतर उतरता जा रहा था। गौरी मंदिर पहुंचती है और प्रार्थना करती है, हे महादेव, अगर मेरे हाथों किसी की मदद हो सकती है तो मुझे वह रास्ता दिखा देना। बाकी सब तेरा काम है। बेटी, कैसी है तू? तू ही है जो गांव से इतनी दूर इस मंदिर में रोज आती है। पता नहीं क्यों, लेकिन तेरे अंदर मुझे एक रानी की झलक आती है। नहीं बाबा, मैं तो बस अपनी माँ की बेटी हूँ, पर हाँ, किसी की जरूरत बन सकूं तो अच्छा लगेगा। उस दिन मंदिर में सिर्फ प्रार्थना नहीं हुई थी, एक दिशा मांगी गई थी। और जब कोई सच्चे दिल से दिशा मांगता है तो खुद ब्रह्मांड रास्ता बनाता है। दूसरी तरफ राजा वीरसेन आज अचानक जंगल के निरीक्षण के बहाने राजधानी से बाहर निकले थे। गौरी, वह भी जंगल की तरफ लकड़ियां इकट्ठा करने बढ़ रही थी। 2 रास्ते जिन्हें नियति ने आज मिलवा दिया था। कुछ तो है यहाँ। हवा में एक अलग सी सनसनी है।
कभी कभी किस्मत दो राहगीरों को ऐसे मोड़ पर मिलवा देती है जहाँ रास्ते अलग होते हैं पर मंजिल एक हो जाती है। यही हुआ उस दोपहर जब राजा वीरसेन ने पहली बार गौरी को सचमुच देखा। नदी के किनारे ऊंचे पेड़ों की छांव में गौरी छोटी छोटी लकड़ियां इकट्ठा कर रही है। तभी गौरी की सहेली मीरा भी वहाँ लकड़ियां इकट्ठा करने आ जाती है। मीरा, तू भी आ गई। आ, साथ में लकड़ियां इकट्ठा करते हैं। दूर से घोड़े की टापें सुनाई देती हैं। राजा वीरसेन शिकार के बहाने जंगल से लौटते हुए अपने सैनिकों से थोड़ा आगे निकल जाते हैं। उनके घोड़े की चाल धीमी है, जैसे वह भी थका हो या सोच में डूबा हो। तभी उनकी नजर नदी किनारे बैठी गौरी पर पड़ती है। ये कौन है? इतनी सादगी में भी जैसे कोई दिव्यता समाई हो। घोड़ा रुकता है। गौरी और उसकी सहेलियां चौंक कर देखती हैं। वीरसेन घोड़े से उतरते हैं। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में जिज्ञासा है। क्षमा करें, क्या यहाँ से राजधानी का रास्ता इसी ओर है? हाँ, राजमार्ग उधर है। वीरसेन कुछ पल उसे देखते रहते हैं, फिर पूछते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? गौरी, और आप? मैं एक मुसाफिर हूँ जो कभी कभी खुद को खोजने निकल पड़ता है। मीरा गौरी के कान में फुसफुसाती है। देख रही है, इसकी चाल ढाल में कुछ शाही सा है। साधारण यात्री तो नहीं लगता। वीरसेन मुस्कुराते हैं, मानो उन्होंने सुन लिया हो। गौरी, क्या तुम हर दिन इस नदी किनारे आती हो? हाँ, यह मेरा काम है। माँ कहती है, सूखी लकड़ियां इकट्ठा करना सिर्फ काम नहीं, प्रकृति से मिलने का बहाना है। वीरसेन उसे देखते हैं। उसके हाथों की मिट्टी, माथे पर टिमटिमाती बिंदी और सीधी सच्ची बातें। एक ऐसी दुनिया जो उनके महल से बिल्कुल अलग है। इस लड़की में कुछ है, कुछ ऐसा जो दरबार की चमक दमक में नहीं मिलता। शायद यही सच्ची जिंदगी है। दूर से सैनिकों की आवाज आती है। महाराज, आप कहाँ हैं? मुझे अब जाना होगा, पर गौरी, क्या हम फिर मिल सकते हैं? अगर आप सच में मुसाफिर हैं, तो रास्ते यहीं से गुजरते हैं। वीरसेन घोड़े पर सवार होकर चले जाते हैं। गौरी उन्हें तब तक देखती रहती है जब तक वे दूर नहीं हो जाते। हवा में घोड़े की टापों की आवाज और उनकी मुस्कान देर तक गूंजती रहती है। कभी एक पल की मुलाकात उम्र भर की कहानी बन जाती है। उस दिन दो अलग जिंदगियां नदी की सतह पर एक ही प्रतिबिंब बनकर उभरी और कहानी ने पहला मोड़ ले लिया। राजा अपने कक्ष में अकेले बैठे हैं। गौरी से हुई मुलाकात के बारे में सोच रहे हैं। गांव भी नहीं पूछा मैंने उसका, पर उसकी आंखें जैसे पूरी धरती ने मुझसे बात की हो। वो कौन थी? गौरी। नाम भी वैसा ही था, सीधा, पवित्र। राजा की आंखों से नींद रूठ चुकी थी। वे सोना चाहते थे, पर विचारों ने उन्हें जकड़ लिया। उसके शब्द, उसकी मुस्कान और वो बेबाक अंदाज, जैसे किसी ने राजसी ठाठ को भूलकर एक सच्चे इंसान से बात की हो। अगली सुबह राजा पुस्तकालय में बैठे हैं। सेनापति उनके सामने खड़ा है। सेनापति, कल जंगल में जो युवती मिली थी, उसका पता लगा? महाराज, गांव वाले बता रहे हैं कि उसका नाम गौरी है। रामकिशन नाम के किसान की बेटी है। वही जो बाढ़ में खुद के खेत छोड़कर दूसरों की मदद करती थी। गौरी, रामकिशन की बेटी। उसकी बातें जैसे सच की कुल्हाड़ी से मेरे झूठे महल को काट रही थीं। कभी कभी एक चेहरा दिल में इस तरह उतर जाता है जैसे रूह को कोई अपना मिल गया हो। गांव की नदी के किनारे गौरी अपनी सहेली चंदा के साथ बैठी है। तो फिर बताना, वो राजकुमार कैसा था? राजकुमार? अरे, वो तो कहानियों में होते हैं। जो कल मिला वो कुछ और ही था। कुछ और मतलब? एक पल के लिए लगा जैसे कोई मेरी ही भाषा में बात कर रहा हो, बिना अहंकार, बिना दिखावे। पर फिर याद आया, वो राजा है और मैं बस एक किसान की बेटी। गौरी जानती थी कि उनके बीच फासला था, ऊंच नीच का, हैसियत का।
पर दिल कब इन बातों को मानता है। वहीं महल में राजा अपनी माँ के एक पुराने चित्र को देख रहे हैं। तुमने कहा था सच्चा रिश्ता ओहदों से नहीं आत्माओं से जुड़ता है। अगर सच में कुछ महसूस हो तो क्या करूं? शायद मुझे फिर से उस गांव जाना चाहिए, उससे मिलना चाहिए, बिना किसी बंधन के। इधर राजा के मन में सवालों की आग धधक रही थी और उधर गौरी उस मुलाकात को भूल नहीं पा रही थी। दोनों की दुनिया अलग थी पर सपनों की जमीन एक थी। दोपहर ढल चुकी है, आसमान पर काले बादल छाए हैं। राजा गांव के मंदिर की ओर बढ़ते हैं। ये कैसी उलझन है? मैं रोज इस गांव की ओर खिंचा चला आता हूं, और वो, क्या उसने भी कुछ महसूस किया है? गौरी अपने घर के आंगन में बैठी है, आकाश की ओर देखती है। पहली बूंदें गिरने लगती हैं। बारिश आ गई। खेतों को तो राहत मिलेगी ही, दिल को भी सुकून मिलेगा। गौरी नहीं जानती थी कि उसी पल राजा उसके गांव की सीमा पर पहुंच चुका था। बारिश तेज हो रही थी और दोनों की नियति एक नया मोड़ लेने वाली थी। मंदिर के बरामदे में हल्की भीड़ है। राजा भीगते हुए वहां शरण लेते हैं। थोड़ी दूर पर गौरी भी खड़ी है, उसके बालों से पानी टपक रहा है। गौरी, तुम आप भी? हर बार ये संयोग कैसे बन जाता है? संयोग या कोई संकेत? इस बारिश में एक सवाल मेरे दिल में उमड़ रहा है। क्या मैं पूछ सकता हूं? पूछिए। अगर मैं राजा न होता और तुम मुझे बस एक आम इंसान समझती, तब भी क्या मुझसे बात करती? मैं तब भी बात करती अगर आप मेरे जैसे होते, मेहनती, सच्चे। पर अगर आप सिर्फ राजसी अहंकार लेकर आते तो शायद नहीं। उस पल बारिश की हर बूंद जैसे उनके शब्दों पर ताल दे रही थी। मैं रोज तुमसे मिलना चाहता हूं गौरी, जैसे हर सुबह सूरज जरूरी होता है, वैसे ही। पर मैं जानता हूं ये आसान नहीं होगा। सपने देखिए पर आंखें खुली रखिए। मैं किसान की बेटी हूँ। मेरा रिश्ता जमीन से है, उड़ानों से नहीं। अगर आप सच में बात करना चाहते हैं तो मेरे पिता से मिलिए, मेरे खेत पर आइए। वहां बात होगी, खुले दिल से, बिना किसी लिहाज के। चुनौती साफ थी पर उसमें दिल की सच्चाई थी। अब राजा को तय करना था, क्या वो सिर्फ दिल से राज करना चाहता है या उस खेत की मिट्टी में अपनी जड़ें जमा सकता है। सुबह की हल्की धूप में गौरी खेत में बीज बिखेर रही है। तभी पीछे से घोड़े की टाप सुनाई देती है। राजा आता है, जैसे कोई सामान्य युवक हो। नमस्ते गौरी, वादा निभाने आया हूं। यहाँ नमस्ते नहीं, नम और सख्त मिट्टी मिलती है राजा जी। राजा मत कहो, आज मैं बस एक मजदूर हूं, सीखने आया हूं, मिट्टी से जुड़ना चाहता हूं। अच्छा, अगर इस मिट्टी को समझना है तो पहले इसे छूना होगा, महसूस करना होगा। हर बीज एक उम्मीद है, पर बिना मेहनत के उम्मीदें भी मुरझा जाती हैं। और अगर मेहनत की जाए तो राजा भी किसान बन सकता है और किसान भी नेता। फर्क सिर्फ नजरिए का है। दोपहर तक राजा खेत में काम करता रहता, पसीना बहाता, हाथों की त्वचा छिलती, पर हार नहीं मानता। पास में कुछ ग्रामीण खड़े होकर टिप्पणियां करते हैं। देखो, राजा साहब मजदूर बन गए, राजमहल से सीधे हल की मूठ पर सच कहूं, कम से कम ये तो आया। हमारी तरफ कौन देखता है? गौरी इन बातों को सुनती है पर चुप रहती है। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल, क्या ये सच्चा है? राजा थका हुआ बैठा है पर संतुष्ट। गौरी आती है। आज आपने मेहनत की, पर ये तो बस शुरुआत है। एक दिन की मेहनत से कुछ नहीं बदलता, रोज की लगन चाहिए। मैं रहूंगा, क्योंकि मैं बदलाव चाहता हूं, खुद में भी और अपने राज्य में भी। बदलाव की शुरुआत गीली मिट्टी से नहीं, सूखे दिमाग को सींचने से होती है। अगली सुबह पंचायत चौपाल। पीपल की छांव में गांव वाले इकट्ठे हैं। राजा आता है। गांव वाले फुसफुसाते हैं। पंचायत में एक मामला उठता है।
एक विधवा की जमीन साहूकार ने हड़प ली है। मैंने खुद देखा, साहूकार ने जबरदस्ती हल चलवाया। वह औरत रोती रही, किसी ने सुना तक नहीं। कानून सिर्फ महलों के लिए नहीं होता। जमीन छीनी गई है तो लौटेगी और साहूकार को सजा मिलेगी। मैंने टैक्स दिया है, दरबार को उपहार भेजे हैं। अब दरबार रिश्वत नहीं, न्याय देगा। जिस हाथ ने जमीन छीनी, वही हाथ अब मजदूर बनकर उस विधवा के खेत में काम करेगा। और इस तरह मिट्टी की सौंधी खुशबू में एक नया इतिहास लिखा जाने लगा। अगली सुबह गांव में एक बड़ा घोटाला सामने आता है। सरकारी गोदाम से गेहूं की बोरियां गायब हैं। महाराज, भंडार गृह से सारा अनाज लापता है। हिसाब किताब मेल नहीं खा रहा। इस भंडार की रखवाली किसके जिम्मे थी? चंद्रभान, वही जो ठाकुर साहब का आदमी है। ठाकुर साहब गांव के प्रभावशाली जमींदार राजा के सामने आते हैं। महाराज, ये सब मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाकर आपका प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। अगर आपका आदमी दोषी है तो जिम्मेदारी भी आपकी होगी। यह नया शासन नहीं, न्याय का नया युग है। क्या राजा मुझ ठाकुर को दंड देगा? हाँ, और वही सजा मिलेगी जो किसी भी अपराधी को मिलती है, जेल और संपत्ति जब्ती। पूरा गांव ठाकुर के विरुद्ध खड़ा हो जाता है। उसकी हवेली से गायब बोरियां बरामद होती हैं। पहली बार लग रहा है कि राजा वास्तव में हमारे साथ है, भय से नहीं, न्याय के लिए। बेटा, तू सच्चा राजा है। अब ये गांव तेरा घर है। चांदनी रात गांव के तालाब किनारे राजा और गौरी अकेले बैठे हैं। राजा बनना सरल है, पर न्याय प्रिय राजा बनना कठिन। तुम्हें देखकर विश्वास होता है परिवर्तन संभव है। और तुम्हें देखकर लगता है मुझे अकेले संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। मैं तभी लड़ूंगी जब आवश्यकता हो। शेष समय तो मुझे खेती, गायों और बच्चों को पढ़ाने में व्यस्त रहना है। इसीलिए तो यह गांव अब मुझे अपना सा लगने लगा है। राजा होना अब सिंहासन पर बैठने तक सीमित नहीं, यह एक दायित्व बन गया है, एक प्रतिज्ञा, एक आशा और शायद एक ऐसा संबंध भी जो हर हृदय से जुड़ गया है। राजमहल के पुस्तकालय में धूल भरी एक प्राचीन लाल रंग की ग्रंथ मिलती है, जननी न्याय संहिता। यह क्या? पिताजी के हस्ताक्षर? इसमें तो ग्रामीणों के लिए बने उन नियमों का उल्लेख है जो कभी लागू ही नहीं हुए। ग्रंथ में लिखा है, प्रत्येक जमींदार की भूमि का एक भाग उस पर कार्य करने वाले किसानों के नाम होना चाहिए। यदि इसे लागू कर दिया जाए तो संपूर्ण राज्य का परिदृश्य परिवर्तित हो जाएगा। ठाकुर और कुछ धनिक जमींदार राजा के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। यह राजा तो किसानों का मसीहा बन बैठा है। यदि यह ग्रंथ लागू हुआ तो हमारे पास कुछ भी शेष नहीं रहेगा। राजा को रोकना होगा, नहीं तो इस कानून को दफना दो। इसी समय राजा के कक्ष में मंत्री रामसेन चुपचाप खड़ा है, जो दोनों पक्षों की बातें सुन चुका है। वह अब दुविधा में पड़ गया है। रात्रि राजमहल के गुप्त कक्ष में राजा खिड़की से बाहर देख रहा है। ये लोग अब जाग चुके हैं और अब मैं अकेला नहीं हूं। महाराज, क्षमा करें, पर मुझे कुछ अवगत कराना है। निर्भय होकर कहो रामसेन, जो भी मन में है। दरबार के कुछ सदस्य और ठाकुर साहब आपके प्राण लेने की योजना बना रहे हैं। वे चाहते हैं आप इस लाल ग्रंथ को भूल जाएं, अन्यथा। यदि सत्य की कीमत प्राण है तो वह भी स्वीकार है। परंतु रामसेन, एक प्रश्न का उत्तर दो, क्या तुम मेरे साथ हो? मैंने आपकी निष्ठा देखी है महाराज, अब मेरी निष्ठा भी परख लीजिए। शहर में रंगारंग मेला लगा है, झंडे, संगीत और उत्साह का वातावरण, पर भीड़ में हत्यारे छिपे हैं। राजा मंच पर आता है। यह ग्रंथ सिर्फ कानून नहीं, यह हमारी आत्मा है। आज मैं इसे आप सभी को समर्पित करता हूं। अब इस पर राजा का नहीं, जनता का अधिकार होगा। तभी गोली चलती है। भीड़ में हड़कंप, पर गोली राजा को नहीं लगती। गौरी बीच में आकर राजा को धक्का देती है और गोली उसके कंधे में लग जाती है। महल के चिकित्सालय में
सुबह की पहली किरणें प्रवेश कर रही हैं। राजा कुर्सी पर बैठा है, गौरी बिस्तर पर पट्टी बांधी हुई। महाराज, अब कोई खतरा नहीं। गौरी को बस कुछ दिन विश्राम चाहिए। राजा जी, मुझे पता था जब आप लड़ेंगे तो कोई अकेला नहीं रहेगा, पर अब इस ग्रंथ को सिर्फ किताब न रहने दें, इसे क्रांति बना दें। आज से यह दरबार नहीं, जनसभा कहलाएगा। और इस ग्रंथ में लिखा हर शब्द अब केवल वाक्य नहीं, जन संकल्प बनेगा। हर किसान को उसकी भूमि, हर बालिका को शिक्षा का अधिकार और हर वाणी को सम्मान मिलेगा। गौरी, यदि उस दिन तुम न आती, शायद मैं कभी सच्चा राजा न बन पाता। और यदि आप वह ग्रंथ न उठाते, मैं कभी अपनी वाणी न पाती। दोनों की मुस्कान में एक नए युग का आगाज दिखता है। पृष्ठभूमि में सूर्योदय की लालिमा में ग्रंथ का आवरण चमक रहा है। जनता का राज